शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था, इनका जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। ये भारत के एक सर्वश्रेष्ठ समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इनको भूदान आंदोलन की शुरुआत का भी श्रेय दिया जाता है। उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के संदर्भ में है, यह आपको बताना था। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए राजा राजमोहन राय, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी विनोबा भावे। आप में से कई वर्ष ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए बाकी की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में आचार्य श्री विनोबा भावे की जयंती मनाई गई है। आचार्य श्री विनोबा भावे के बारे में बात करें तो इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को गागोड़े बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो कि अब महाराष्ट्र में हुआ था। इनका पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। ये महात्मा गांधी के श्रद्धेय शिष्यों में से एक रहे हैं। गांधी की शिक्षाओं ने भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। इनको 1920 और 30 के दशक के दौरान कई बार कैद किया गया था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए 40 के दशक में 5 साल की जेल की सजा दी गई। भूमि उपहार आंदोलन या भूदान आंदोलन के बारे में 1951 में विचार आया था, जब वह आंध्र प्रदेश प्रांत के गांवों का दौरा कर रहे थे। तब भूमिहीन दलितों के एक समूह की ओर से उनकी एक अपील के जवाब में एक भूमिधारक ने उन्हें 1 एकड़ जमीन की पेशकश की थी। 15 नवंबर 1982 को वर्धा महाराष्ट्र में इनका निधन हो गया। इसलिए विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी विनोबा भावे। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, डाइजिन जेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये एक एंटासिड सिरप है। कथन 2 है, इस सिरप को एसिडिटी और इसके लक्षणों जैसे सीने में जलन, पेट की परेशानी, पेट दर्द और गैस से राहत दिलाने के लिए जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में अबाउट इंडिया की लोकप्रिय एंटासिड सिरप डाइजिन जेल को स्वाद और गंध के संबंध में ग्राहकों की अलग अलग शिकायतों के कारण वापस लिया जा रहा है। साथ ही भारत के औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई ने स्वास्थ्य देखभालकर्ताओं से सिफारिश की है कि परामर्श के दौरान डाइजिन जेल लिखते समय सावधानी बरतें। चलिए अब जानते हैं डाइजिन जेल के बारे में। तो डाइजिन जेल एक बेहद लोकप्रिय एंटासिड सिरप है, इसलिए कथन 1 सही है। यह सिरप एसिडिटी और उससे जुड़े लक्षणों जैसे सीने में जलन, पेट की परेशानी, पेट दर्द और गैस से राहत देने के लिए जाना जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। यह पेट के एसिड को बेअसर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे बुनियादी यौगिकों का उपयोग करता है। इसे गैस्ट्रिटिस यानी पेट की परत की सूजन और एसिड रिफ्लक्स के लिए निर्धारित किया जा सकता है, इसलिए विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इनका जन्म 12 जनवरी 1866 को महाराष्ट्र में हुआ था। और कथन 2 है, इन्होंने शिकागो में अपना प्रसिद्ध भाषण 11 सितंबर 1893 को दिया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है या फिर हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में हुए स्वामी विवेकानंद के प्रतिष्ठित भाषण को याद किया। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, में हुआ था, इसलिए कथन 1 असत्य है। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये भारत के प्रमुख हिंदू आध्यात्मिक नेता और सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय आध्यात्मिकता को पश्चिम के साथ जोड़ने का प्रयास किया। ये 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म के प्रवक्ता के रूप में उपस्थित हुए, जिसके पश्चात एक समाचार पत्र ने उन्हें ईश्वरीय अधिकार से एक वक्ता और निसंदेह संसद में सबसे महान व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, इसलिए कथन 2 सत्य है। 1897 में पश्चिमी शिष्यों के एक छोटे से समूह के साथ भारत लौटने पर इन्होंने कलकत्ता के पास गंगा नदी पर वेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता के पास इनका निधन हो गया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडावन और मालधोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये मकड़ी की 2 नई प्रजातियां हैं। कथन 2 है, इनका नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम पर रखा गया है। और कथन 3 है, ये मकड़ियां एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है या फिर हैं, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3, या फिर 1 और 2 दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क और सोलापुर के संरक्षण स्थलों में मकड़ी की 2 नई प्रजातियां पल्पीमनस गोडावन और पल्पीमनस मालधोक पाई गई हैं, अतः कथन 1 सत्य है।
इनका नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के स्थानीय नाम के सम्मान में रखा गया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। ये मकड़ियां विशेष रूप से शर्मीली प्रकृति की होती हैं और परेशान होने पर चट्टानों के नीचे या दरारों में छिप जाती हैं। इनका रंग मैरून है। ये एक अनूठी विशेषता है जो वे अपने जीनस पाल्पीमनिडे में अन्य 2 ज्ञात प्रजातियों के साथ साझा करती हैं। ये एक क्षेत्र तक ही सीमित रहती है, इसलिए कथन 3 असत्य है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का एक राज्य पक्षी है जो भारत की प्रमुख घासभूमि प्रजाति है। यह भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है। इनकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। यह भारत का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है और ये दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भट्टागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है पत्रकारिता से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, संगीत से या फिर खेल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। हाल ही में 2022 के लिए शांति स्वरूप भट्टागर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। शांति स्वरूप भट्टागर पुरस्कारों के विजेताओं में 12 युवा वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। शांति स्वरूप भट्टागर पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसका नाम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के संस्थापक निदेशक दिवंगत डॉक्टर शांति स्वरूप भट्टागर के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार हर साल 45 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार निम्नलिखित विषयों में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है, जैसे जैविक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान और इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है एक प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक है। कथन 2 है इस तकनीक की कल्पना इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर ऑस्टिन बर्ट द्वारा की गई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है या फिर है, यह आपको बताना था। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। जीन ड्राइव एक प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक है जो जीन को संशोधित करती है, इसलिए कथन 1 सही है। इसकी परिकल्पना इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर ऑस्टिन बर्ट ने की थी, इसलिए कथन 2 सत्य है। इस तकनीक के द्वारा मलेरिया पैदा करने वाले मच्छरों की प्रजातियों को खत्म किया जा सकता है। इसमें एक प्रोटीन मच्छर के डीएनए को ऐसे हिस्से में काट दिया जाता है जो जीनोम में एक विशेष अनुक्रम को एनकोड नहीं करता। ये कोशिका की मरम्मत के लिए डीएनए युक्त एक प्राकृतिक तंत्र को ट्रिगर करता है। साथ ही कोशिका को क्षतिग्रस्त हिस्से में एक अनुक्रम, जिसमें ड्राइव अनुक्रम कहा जाता है, शामिल होने के लिए मजबूर करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्विस शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह शुल्क केंद्र सरकार लगाती है। कथन 2 है रेस्तरां और होटल आमतौर पर खाने के बिल पर 10% सेवा शुल्क लगाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना था। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी FHRAI के सदस्यों को सर्विस चार्ज शब्द के स्थान पर कर्मचारी योगदान यानी कि स्टाफ कंट्रीब्यूशन का उपयोग करने का अंतरिम आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि चार्ज की जाने वाली राशि कुल बिल का 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि यह शुल्क सरकार ने नहीं लगाया है। चलिए अब जानते हैं सेवा शुल्क के बारे में। तो सेवा शुल्क एक ऐसा शुल्क है जो व्यवसायियों द्वारा बिल या चालान में जोड़ा जाता है, विशेष रूप से रेस्तरां, होटल और बैंक्वेट हॉल जैसे आतिथ्य उद्योग में। इसलिए कथन एक गलत है। इसका उद्देश्य वेटर, सर्वर और अन्य सेवा कर्मियों सहित कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की लागत को कवर करना है। इसे ग्राहक सेवा शुल्क या रखरखाव शुल्क भी कहा जा सकता है। रेस्तरां और होटल आमतौर पर खाने के बिल पर 10% सेवा शुल्क लगाते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP के तहत आयोजित किया गया। और कथन 2 है इसमें प्रथम श्रेणी यानी 10 लाख से अधिक आबादी के अंतर्गत इंदौर पहले स्थान पर रहा। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना था। आपके ऑप्शन थे केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं।
हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री ने भोपाल में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जारी किया। इस सर्वेक्षण में प्रथम श्रेणी यानी 10 लाख से अधिक आबादी के अंतर्गत इंदौर पहले स्थान पर रहा। इसके बाद आगरा और ठाणे का स्थान रहा, इसलिए कथन 2 सही है। दूसरी श्रेणी यानी 3 से 10 लाख आबादी में अमरावती को पहला स्थान मिला। इसके बाद मुरादाबाद और गुंटूर ने तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि तीसरी श्रेणी 3 लाख से कम आबादी के लिए हिमाचल के परवाणु ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये सर्वेक्षण केंद्रीय स्वच्छ वायु प्रदूषण यानी कि एनसीएपी के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा आयोजित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। एनसीएपी लक्ष्य शहरों की राष्ट्रीय कार्य योजना, राज्य स्तरीय कार्य योजनाओं और शहर स्तरीय कार्य योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना है, इसलिए विकल्प सी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ना है। कथन 2 है भारत भी इस परियोजना का हिस्सा है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। हाल ही में संपन्न हुए G20 में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC की स्थापना के लिए पहल की गई। इस गलियारे के निर्माण के लिए भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली की सरकारों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। चलिए तो जानते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के बारे में। तो इसे वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था। यह चीन की महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ना है। इस रणनीति के माध्यम से सड़कों, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को जमीन एवं समुद्र से होते हुए तीनों महाद्वीपों को जोड़ा जाएगा। BRI को सिल्क रोड, इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी की सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है। भारत BRI परियोजना का हिस्सा नहीं है, क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC BRI की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में देखता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 न ही 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओपेक यानी कि तेल निर्यातक देशों का संगठन में सदस्य के तौर पर शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका या फिर वेनेजुएला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अमेरिका। कल यानी 14 सितंबर को ओपेक अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। ओपेक के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी ओपेक है, जिसे हिंदी में तेल निर्यातक देशों के संगठन के नाम से जाना जाता है। ये तेल निर्यातक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में इसके संस्थापक सदस्य देशों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के साथ बगदाद सम्मेलन में की गई थी। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों पर समन्वय और एकजुटता कायम करना है। ये विभिन्न देशों के उपयोग के लिए पेट्रोलियम की एक कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करता है। वर्तमान में इसके 13 सदस्य हैं। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबोन और इक्वेटोरियल गिनी। इंडोनेशिया 2016 में और कतर 2018 में इससे बाहर हो गया था। चूंकि इसमें अमेरिका शामिल नहीं है, इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है वह पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। कथन 2 है इसके ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। और कथन 3 है अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल 2 कथन ही सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, न कि खरोष्ठी लिपि में। अशोक ने अपने संदेश अभिलेखों द्वारा जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। उसने धम्म महापात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। उसने अपने संदेशों को शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया। कलिंग ओडिशा का प्राचीन नाम है। ओडिशा ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, इसलिए कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, आयुष्मान भव योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वच्छता, ऑप्शन बी सतत विकास,
ऑप्शन सी स्वास्थ्य या फिर ऑप्शन डी वित्तीय समावेशन। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।